चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? ठीक है आवाज? ओके ओके, चलें जी। अच्छा, अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन करना हो जो अभी तक हमने किया था, और क्या था कि जी हमें पहले आपको टीच किया गया कि इनइक्वालिटीज क्या हैं, उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, सिर्फ ग्राफिकल मेथड, ग्राफ ड्रॉ कर दें, फिर फिर सोल्यूशन स्पेस देखें किधर को है, और आखिर में आप डिसाइड कर लें कि कॉमन सोल्यूशन स्पेस जो है वो कहां पर है, तो आपको फाइनली सारे का सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द कॉमन सोल्यूशन स्पेस। अब एग्जाम में कुछ इस तरह से भी आता है कि कॉमन सोल्यूशन स्पेस को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और कभी वो आपको इनइक्वालिटीज बना के देगा, वो इनइक्वालिटीज आपको बना देगा और कहेगा चूंकि ये इनइक्वालिटीज बना दी गई हैं, अब आप जरा इसका सोल्यूशन बताएं कि इसका प्रॉपरली सोल्यूशन क्या है। तो इनइक्वालिटीज वो बना देता है और आपसे उसका सोल्यूशन पूछता है। लास्ट टाइम सिर्फ आप समझ लें प्रैक्टिस के तौर पे हम ये कर रहे थे कि अदरवाइज इस क्वेश्चन की, जहां तक इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट का ताल्लुक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ उसने कहा था कि आप ऊपर वाली सिचुएशंस को पढ़ेंगे और इन इक्वालिटी कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैंने कहा थोड़ी चले प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हम आप उसका साथ साथ कॉमन सॉल्यूशन स्पेस भी बना रहे थे और एक और काम एक्स्ट्रा कर रहे थे। एग्जाम में पूछा जाए ना कॉर्नर पॉइंट्स, तो फिर फाइंड करने हैं, तो इनको हम इस सॉल्यूशन स्पेस के कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो कॉल करते हैं। अगर उसके कॉर्नर पॉइंट होता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और हमें अगर वो एग्जामिनर उसके कोऑर्डिनेट्स की भी डिटेल पूछता है कि जी ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये किन दो लाइनों के इंटरसेक्ट करने से बना है। तो जिन दो लाइनों के इंटरसेक्ट करने से ये पॉइंट बनेगा, और हम फाइनली डिक्लेयर कर देंगे कि यही वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो बड़ा केयरफुली हमने देखना है किन दो लाइनों के कट करने से ये बनेगा। जिन दो लाइनों के कट करने से बनेगा वही उसका सॉल्यूशन जो कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे। टॉपिक मैंने स्टार्ट किया लीनियर प्रोग्रामिंग का। अभी तक वो वर्ड भी नहीं आपसे बोला कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक्चुअली है क्या और क्यों पढ़नी है हमने। अच्छा चले, मैं बजाय इसके कि प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूं, जैसे हर चैप्टर के स्टार्ट में करते हैं, यानी कि जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो पहले मैं प्रॉब्लम बताता हूं, फिर देखते हैं कि कौन सा इसका मैथ का टॉपिक जो है वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अच्छा, फर्ज करें आपके घर में आपका कमरा सेपरेट है, आप अपने कमरे में रहते हो और सर्दियों का दिन है, सर्दियों के टाइम है, विंटर चल रहा है, और आपके घर में आपके अंकल आ जाते हैं और आपकी वालिदा आपको कहती हैं कि जाओ बेटा, आपके अंकल जो हैं अब आपके कमरे में ठहरेंगे और ये तुम एक चादर ले लो और जाके तुम ड्राइंग रूम में नीचे भी बिछा लेना और ऊपर भी ले लेना, तुम्हारे कमरे में अंकल ने सोना है। आप चादर लेते हैं, ड्राइंग रूम में चले जाते हैं, चादर बिछाते हैं, तो अब आप कहते हैं अगर मैंने ये चादर नीचे बिछा ली तो मुझे तो सर्दी लगेगी, चादर ऊपर ले ली तो मुझे फिर नीचे से ठंड लगेगी। तो आपकी कोशिश है कि चूंकि चादर आपने ऊपर भी लेनी है, नीचे भी अपने बिछानी है, चादर बिछाते हो, लेटते हो, आपके पांव नहीं पूरे आ रहे उसके ऊपर, क्योंकि आपका कद माशाल्लाह ज्यादा है, चादर जो है वो साइज में कम है। तो अब आप फिर क्या करते हो, अपने आप को ना समूट के, टांगे जरा घुसेड़ घसूड़ के ना उस चादर जो बिछाई हुई है
पहले तो आप देखते हो कि अच्छा किस साइड पर थोड़ी सी लेंथी है, तो आप कोशिश करते हो कि उस चादर को देखते हुए उस साइड पर अपने पांव फैला ले। ठीक है, इसे कहते हैं चादर देख के पांव फैलाना, कि जी किस साइड पर चादर जो है वो लेंथी है, उसकी को कॉर्नर ज्यादा है, उस साइड पर आप पांव फैला लेते हैं, और इसे कह देते हैं चादर देख के पांव फैलाना। एक मुहावरा भी है ना, ये वही उसी की बात कर रहा हूं, चादर देख के पांव फैलाना। अब आप लोग, मैं देख तो नहीं रहा, लेकिन शायद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए कि सर ने देखें कैसी डेफिनेशन की है, चादर देख के पांव फैलाएं। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि चादर बिछाएं और फिर चादर देखें किधर को लंबी है, उधर को देख के पांव फैलाएं। तो जरा सोचें इसका मतलब फिर होता क्या है। मुहावरे का मतलब है, अब चादर देख के पांव फैलाने का मतलब है अपने रिसोर्सेस को देखते हुए, कहते हैं ना क्यों इतना खर्च करना, बस चादर जितनी का चादर देख के पांव फैलाएं, जितने तुम्हारे रिसोर्सेस हैं उतने में ही अपने आप को जस्ट करो, ऐसे फजूल खर्ची या इस तरह के एक्सपेंस ना करो। तो उसके जो कहते हैं ना लुग़वी माना उस मुहावरे का वो यही है कि आप अपने रिसोर्सेस को देखते हुए एडजस्टमेंट करते हो कि जी मेरी इनकम इतनी है तो मैं ऐसे ही इधर पंगा ले लूं, ये भी ले लूं, एसी भी ले लूं, एसी ले तो लूंगा लेकिन मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मैं बाद में उसका बिल भी इवन पे कर सकूं। ठीक है ना, इसे कहते हैं चादर देख के पांव फैलाना। तो फिर क्या हो गया कि आप अपने रिसोर्सेस को देखते हो और फिर डिसीजन करते हो कि जी अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं अपने रिसोर्सेस की बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकूं, अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज को मैं यूज कर सकूं। देखें घरों में फर्ज करें आजकल लाइट जा रही है, लोड शेडिंग हो रही है, पानी भी टाइम पर आता है, हर वक्त तो वासा वालों का पानी जो है नल का सरकारी पानी जिसे कहते हैं वो अवेलेबल नहीं है, कभी कभी गैस की भी लोड शेडिंग वो स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर आपकी वालदा प्रॉपर डिसीजन ना करें कि जी कब उन्होंने खाना बनाना है, कब उन्होंने कपड़े लाई के आपके लिए इस्त्री करने हैं, कब उन्होंने वॉशिंग मशीन लगानी है, लाइक वो कहेंगे ठीक है जी जब फारग होंगे तो कपड़े इस्त्री कर देंगे, पता चलता वो तो जिस वक्त वो फारग होती हैं कपड़े इस्त्री के लिए वहां तो लाइट जाने का टाइम आ गया। तो इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं है। अच्छा जिस वक्त वो डिसाइड करती हैं कि अच्छा जी खाना बनाना था तो उनको ज़हन में नहीं है ये तो गैस की लोड शेडिंग का टाइम है, खाना भी नहीं बनेगा। जब वो डिसाइड करती हैं अच्छा जी खाना भी है, लाइट भी आ रही है, सब कुछ ठीक है, अब जरा वॉशिंग मशीन लगानी है, सरकारी पानी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि चीजें उनके पास थी लेकिन थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी कि जी टाइम पानी इस वक्त आना है, गैस इस वक्त आनी है, और बिजली इस वक्त आनी है। तो उनको फिर उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन करने चाहिए थे कि कब उन्हें खाना बनाना है, कब उन्हें, और ऐसा करती हैं, मतलब घर में आपकी वालदा अगर ऐसा ना करे तो वो उन रिसोर्सेस का यूज नहीं प्रॉपर वे से कर पाएंगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो भी अपने रिसोर्सेस को देखते हुए कि कब बिजली आएगी, कब गैस आएगी, कब पानी आएगा, और उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए वो अपने रिसोर्सेस को प्रॉपरली मैनेज करती है, तब जाके बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वो अपने कर सकते हैं। कॉलेज की बात कर ले, इस कॉलेज के जो रिसोर्सेज हैं वो रूम्स हैं, लाइक आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और हमारे इधर कॉलेज में वैसे तो रूम लेक्चर रूम ज्यादा हैं, 10-12 के करीब हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अब उनको टीचर का कोई इशू नहीं है, टीचर तो अवेलेबल है, ऐसा जगह का इशू नहीं है, जगह तो स्टूडेंट तो आ नहीं रहे, 12-13 लेक्चर रूम बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन अब उनको इशू है ऑनलाइन मटेरियल के लिए बोर्ड, ये स्पेसिफिक किस्म के बोर्ड होते हैं, इन्हें हम स्मार्ट बोर्ड कहते हैं। अब ये काफी कॉस्टली है, मल्टीमीडिया चाहिए, नेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो वो उनके पास सिर्फ 2 स्टूडियो उन्होंने बनाए हुए हैं जहां पर ये रिकॉर्ड वगैरह होते हैं ये वो। तो इसका मतलब है कि उनके पास अब रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए। अब कौन सी क्लास कब पढ़ेगी, फर्ज करें जो टीचर आज पता चला जी एक टीचर बैठा रहता है, 3 घंटे के बाद बारी आती है, फिर 2 घंटे के बाद बारी आती है, वो तो करीब 2 क्लासें पढ़ाता है, सुबह से शाम तक किधर रहता है। ऐसा ना हो तो कई दफा क्लास को कह दिया जाता है आप एक क्लास 10 बजे पढ़े, फिर आपकी बारी शाम को रात को 10 बजे आएगी। ये तो टीचर भी, आप टीचर को भी आपने इतना वेट करवाया, जो क्लास है उसको भी आपने सारा दिन एंगेज रखा, एक सुबह 10 बजे पढ़ो, एक रात को 10 बजे पढ़ो। तो क्या किया जाता है, रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए टाइम टेबल बनाया जाता है जिसमें 3-4-5 चीजों की केयर की जाती है
कि ये टीचर आ रहा है, इससे ज्यादा वेट ना करना पड़े, ये क्लास आ रही है, इससे ज्यादा वेट ना करना पड़े, हमें जो 2 रूम्स हैं जो रिकॉर्डिंग के लिए, ऑनलाइन लेक्चरिंग के लिए बनाए हुए हैं, वो अवेलेबल उस वक्त होने चाहिए। तो ये काफी चीजें वो करके, और ये ऐसा नहीं है, वो मैम शाजिया और कयूम साहब ये काफी एफर्ट इसके ऊपर कर, फिर इनके पास इंटरनेट कनेक्शन 3 लिए हुए हैं, वो भी इनके पास होता है। फिर कभी क्लास 100 से ज्यादा हो जाए तो वो उसके लिए जूम का जो कनेक्शन है वो उन्हें डिफरेंट लेना पड़ेगा। तो काफी सारी रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर, ये नहीं कि बड़ी आसान है कि जब मर्जी क्लास कर दें। इसलिए आप कभी वो कहते हैं ना कि इस वक्त क्लास हमारी ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो कॉलेज रिफ्यूज करता है। ज़ाहिर है हर एक को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जी क्यों हम क्लास आपकी चेंज नहीं कर सकते। 1 मिनट भी इधर उधर करना पड़े तो इनके लिए इशू बनता है, क्योंकि वो 1 मिनट आगे कैसे कर दें जी, वहां दूसरी क्लास आ जाती है। और आपने भी देखा होगा, मैं अक्सर जब क्लास के एंड पर पहुंचता तो मैं कहता हूँ कि आपसे क्वेश्चन फिर करेंगे, क्योंकि मुझे अगले टीचर के लिए ये स्टूडियो अवेलेबल करना है, वो वेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारे तो क्या हो रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, और हम विद इन दैट रिसोर्सेस, हमारी अटेम्प्ट है, हमारी कोशिश है कि हम उन रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइज करें। अब रिसोर्सेस, कॉलेज के रिसोर्सेस टीचर है, स्पेस है, नेट कनेक्शन है, स्टूडेंट रिसोर्स नहीं है। यानी कि वो स्टूडेंट वो चीज नहीं है जिनको कॉलेज यूज करेगा प्रॉपर वे से, वो रिसोर्स नहीं है कॉलेज का। कॉलेज का रिसोर्स टीचर्स हैं, रूम है, नेट फैसिलिटी है, ये रिसोर्सेज है, बोर्ड है, इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना ये कॉलेज का डिसीजन है। और इसी तरह से बहुत सारी जो मुख्तलिफ कंपनियां होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, many management decisions जो मैनेजर्स करते हैं involve trying to make the most effective use, किस तरह से इनके रिसोर्सेज को यूज किया जाए, most effective use of organization's resources। अगर ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज है तो कॉलेज के रिसोर्सेज मैंने आपको बोल दिए, रूम्स हैं, टीचर्स हैं, बोर्ड है, नेट कनेक्शंस हैं, ये कॉलेज के रिसोर्सेज हैं। और मैनेजमेंट डिसीजन जो मैनेजमेंट होती है वो यही बैठ के डिसाइड करती है कि जी किस टीचर को किस वक्त जो है वो लेक्चर के लिए कॉल किया जाएगा। अब मैंने आगे रिसोर्सेज लिख दिए, वो अब डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो जाहिर है उसकी मशीनरी उसके रिसोर्स है कि जी ये मशीन है, इस मशीन को चलाने के लिए खर्चा बड़ा आता है। लाइक जनरेटर होते हैं, बड़े जनरेटर जो होते हैं ना, अगर आप बड़ा जनरेटर चलाएंगे तो बड़ा जो जनरेटर होगा ना उसकी पेट्रोल डीजल कंजम्पशन वही होगी। आप अगर एक लाइट भी जला ले, एक बल्ब भी जला ले, लेकिन जनरेटर उतना ही पेट्रोल कंजम्पशन या उससे लिटिल बिट कम कर रहा होता है। तो फिर बेहतर नहीं है कि आप बजाय इसके एक बल्ब को कनेक्शन दें, जनरेटर आप यूपीएस लगाएं, जनरेटर उस वक्त चलाएं जब आपको एसी और इस तरह की चीजें चलाने की जरूरत है, ताकि आपके रिसोर्सेज बचें। ठीक है ना। लेबर मजदूर जहां काम करते हैं वो उनके पास अनलिमिटेड नहीं होते। अक्सर आपने देखा होगा ये क्या कॉन्ट्रैक्टर जिसे ठेकेदार कहते हैं, वो उनकी ख्वाहिश होती है मजदूर क्या वो विला ना बैठा रहे, उसे कहते हैं इतनी देर में तुम ईंटें रखो, ईंटें रख के बैठना जाओ, ये मिस्त्री साहब खुद ही ईंटें लगाते रहेंगे, तुम वो जो बाकी ईंटें उनको पानी लगाओ, उठो शाबाश, इस तरह से। तो क्या कर रहा है वो लेबर का बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ देयर लेबर रिसोर्स कर रहा है। पैसे का बेस्ट कैसे करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, पहले ये काम करो फिर इधर चले जाना, जब ये करना फिर वापसी पे ये करना, तो आप अपना टाइम कर रहे हो। वेयर हाउस स्पेस, जगह, स्टोर, चीजें रखनी है, ऐसे ही ना रख देना, तरतीब से रखना ताकि हम उस वेयर हाउस का अच्छा इस्तेमाल कर सकें, रॉ मटेरियल। तो ये सारे के सारे जो है वो किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज कहलाते हैं। और जाहिर है कि मैनेजर्स की कोशिश होती है, अटेम्प्ट होती है कि वो इन रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज कर सके। किस लिए? These resources may be used to produce products। क्या करना है, इन रिसोर्सेज को यूज करते हुए कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है, कोई फूड है, कोई फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, वो चाहती है कि उनके पास लेबर आती है, उनकी मशीनें हैं, स्टोर है, बेस्ट यूटिलाइज करे। ये ना हो कि मशीनें भी हैं और लेबर भी है और वो फर्नीचर बना रखी जाए, पता चले फर्नीचर को रखना कहाँ, स्टोर साथ साथ तो नहीं बिकना, उन्हें अपने वेयर हाउस में रखना पड़ेगा। पता चला जी वेयर हाउस में जगह नहीं है, बाहर रखना पड़ेगा, बारिश होगी तो ये तो सारा खराब हो गया, तो क्या फायदा हुआ कि आपके पास मशीनरी भी थी, पैसे भी थे, टाइम भी था, लेबर भी थी,
रॉ मटेरियल भी था, लेकिन वेयर हाउस स्पेस आपके पास नहीं थी जहां सामान स्टोर कह दें। तो फर्नीचर बाहर रखा तो सारा खराब होगा, तो ये तो अच्छा डिसीजन नहीं था उनका, ठीक है ना। तो रिसोर्सेस को यूज करते हुए हमने कुछ प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करनी है, लेकिन इस तरह से डिसीजन करना है जैसे आजकल वो क्या ये कोई फैक्ट्री है ना, वो पता नहीं इधर उधर का पता नहीं क्या क्या काम वो छोटे मोटे करती थी, आजकल सारे मास्क बनाने पर लग पड़ी है। लेकिन ना मार्केट में देखा होगा हर एक जो है ना वो डिफरेंट मास्क आपको नजर आ रहा होगा। क्यों? वो चाहती हैं कि जितने पैसे लगाए हुए हमने कोई और चीज प्रोड्यूस करेंगे वो नहीं बिकेगी। आजकल मास्क बड़ा बिक रहा है, तो वो अपनी मशीनरी को कहेंगे चले जी, या अपनी लेबर को कहेंगे चले जी आप मास्क बनाने की हम आपको मशीन ला देते हैं, वो बाकी काम फिर से ही, लेकिन आजकल चले जी सिर्फ मास्क ही आप प्रोड्यूस करें, ठीक है ना। तो उन्होंने डिसाइड कर दिया। ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक जो आप अब देखें ना, मैथ्स पढ़ तो मैथ्स रहे हैं, लेकिन ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक जो आपको ये सिखाए मैथमेटिकली कि किस तरह से आपने अपने रिसोर्सेस का इफेक्टिव यूज करना है, ताकि विद इन दैट रिसोर्सेस रहते हुए आप मैक्सिमम वहां से अपनी इनपुट ले। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो आप कहें जी इन रिसोर्सेस को यूज करें और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें, या इन रिसोर्सेस को यूज करें और ऐसा यूज करें कि आपको कॉस्ट कम से कम पे करनी पड़े। देखा नहीं चीजें मार्केट में मिल रही हैं, वो कहते हैं याद लाइक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, अगर आप मार्केट से रेडीमेड ये अपना ट्राउजर पैंट जैसे आप बोलते हो ट्राउजर पैंट, वो अगर मार्केट से खरीद के लाएं तो आप देखेंगे कि जो आपकी इन पॉकेट होती है ना, उसकी जो इनसाइड कपड़ा लगा हुआ होता है वो डिफरेंट कलर का होता है, ठीक है ना। पॉकेट ऊपर से बाकी सारा तो ठीक है, लेकिन अंदर जो कपड़ा लगा होता है पॉकेट के अंदर वो जरा डिफरेंट कलर का लगा होता है। ये क्या कर रहे हैं एक्चुअली, चले वो एक पैंट है ना वो आपने जो पहनी हुई उस तरह की पता नहीं उन्होंने रेडीमेड कितनी बनाई है, 1000 बनाई है, 2000 3000 बनाई है। और अगर वो 6 स्क्वायर इंच का भी कपड़ा है, आधे फिट का भी कपड़ा उन्होंने बचा लिया है, और वो कपड़ा जो है वो फर्ज करे उन्हें 300 रुपए मीटर कॉस्ट करता था, 300 रुपए मीटर, और उन्होंने आधा स्क्वायर फिट का ही कपड़ा बचा लिया है, और इसको जरा देना 2000 या 3000 पैंटों से जो उसने उन्होंने बनाई हैं, और ये अपना हर पैंट में उन्होंने हाफ फिट स्क्वायर का कपड़ा बचाया है, और उसको फिर 300 रुपए मीटर से मल्टीप्लाई करें तो उन्होंने तो अपने लॉट ऑफ रिसोर्सेज बचा लिए। और शायद आपको इतराज भी कोई नहीं है, ये आपने कभी पैंट शायद इसलिए नहीं छोड़ी कि नहीं जी ये चूंकि पैंट की इनसाइड कपड़ा डिफरेंट लगा हुआ, वो कौन सा किसी को नजर आना है, वो तो घर जाते हैं या खोलते हैं तो पता चलता है। तो वो इसलिए ये काम कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज बचा रहे होते हैं कि क्यों इसके ऊपर वेस्ट करना, इसका कोई एडवांटेज तो है नहीं। हाँ, वही 2 इंच का कपड़ा अगर आपके सामने पॉकेट डिफरेंट कलर की लगा दे, चले वो डिजाइन है तो लगा भी देते हैं, लेकिन शायद आप ना खरीदे, यार ये क्या अजीब है, सारा जो शर्ट है वो ब्लैक टोन में है और ये सुर्ख रंग की पॉकेट लगा दी कपड़ा बचाने के लिए, तो आप तो नहीं लेंगे। लेकिन वही सुर्ख रंग या कोई और कलर का अगर पॉकेट को लगा दे तो आपको इतराज भी कोई नहीं है। तो इसका मतलब है काम वही किया है, लेकिन बेस्ट डिसीजन किया है कि ये कपड़ा कहां से उन्हें बचाना है। तो बेस्ट यूटिलाइजेशन, और ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन में हेल्प हमें करे, ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। और अगर कॉस्ट का जिक्र हो तो वो मिनिमम होनी चाहिए। इस मैथमेटिकल टेक्निक को हम लीनियर प्रोग्रामिंग कॉल करते हैं, एलपी प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो आपको इक्वेशन हेल्प नहीं करेगी कि जी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना हो तो क्या क्या डिसीजन करें, या जितनी भी टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं लॉग वगैरह ये वो कोई टेक्निक आपको हेल्प नहीं करेगी कि हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो हमें क्या करना है। वो इसकी टेक्निक इसकी जो है वो आपको कोई भी आपके लिए जो है वो हेल्पफुल नहीं होगी। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ वाइडली यूज्ड mathematical technique designed to help managers in planning and decision making relative to resource allocation. Relative to resource allocation, कौन कौन से रिसोर्सेज कहां एलोकेट करने हैं
और कहता है कि वो उनकी हेल्प करती है प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, कि कहां कहां पर हमने अपने रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट करने हैं, किससे क्या काम लेना है। ऐसा कह ले एक बड़ा इलेक्ट्रिशियन, आपके फर्ज करें आपके पास 2 या 3 इलेक्ट्रिशियन है, एक बड़ा एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन है, बड़े अच्छी तरह जानता है, और आपको एक कॉल आ जाती है, यार इलेक्ट्रिशियन भेजें, मतलब आपका ऑफिस है, मुझे एक इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो बदलना है, और आप उस शख्स को भेज दें जो मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन है कि जाओ भाई उनके घर चले जाओ और जाके एक स्विच बदल आओ, और वो उधर चला जाता है, घर दूर है, 2-2.5 घंटे की में उसकी वापसी है, एक कॉल आ गई है, यार पता नहीं क्या हुआ, हमारा जो मीटर है उसमें से करंट ही नहीं आ रहा, तो स्मेल भी आ रही है किसी की, जैसे कोई चीज अंदर से बर्नट आउट हो गई है, और एक बड़ा रिसेंटली कल आया हुआ है, उसको समझ ही नहीं है, वो स्वाय तारे तूरे लगाने के या पेच कसने के उसे कोई काम ही नहीं आता, और आप उसे जाके ये कह दें कि जाओ जाके देखो इनके मीटर का क्या इशू है, तो इशू था नहीं, वो इशू बना के आ जाएगा, तो आपका काम तो ठप हो जाएगा। तो आपको चाहिए था एक्सपीरियंस पर्सन को रहने देते, और जिसने कोई 2-4 पेज कसने थे, बल्ब कोई स्विच चेंज करना था तो उसको भेज देते। तो आपने क्या किया, रिसोर्स एलोकेशन आपने की कि जी ये मेरा जो टेक्नीशियन था वो वहां पर जाएगा, और ये मेरा टेक्नीशियन जो है वो मैं इस काम के लिए भेजूंगा। तो ऐसे डिसीजन जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को रिजर्व करते हैं, रिसोर्सेज को सेव करते हैं ताकि हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके, इस मैथमेटिकल टेक्निक को हम लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो कॉल करते हैं। रिक्वायरमेंट, जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स होंगे लीनियर प्रोग्रामिंग जो हमने करना है, उसमें आप समझ लें हमारा एक कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा, या तो हमने उस प्रॉब्लम में हमने किसी चीज को मैक्सिमाइज करना है और वो रूटीन में प्रॉफिट होगा। जाहिर है हमारी ख्वाहिश यही होगी ना कि इन रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि जब हम चीजें बेचें तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो, या प्रोडक्शन होगी हमारा कंसर्न, प्रोडक्शन। तो ये दो मेनली आप नोट करेंगे कि या तो वो प्रॉफिट की बात करेगा या वो प्रोडक्शन की बात करेगा। तो जाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशन की तो यही विल होगी कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है अब वो कर सकें, या और का वर्ड है या प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन होगा, तो वो कॉस्ट की बात करेगा। यानी कि प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव जरूर होगा, रिक्वायरमेंट है ना, ये नहीं है कि अच्छा जी इन रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करें, क्या करना जी इसका इस्तेमाल करके पता नहीं जी क्या करना, बस नहीं, हमने मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना कंसर्न है। अगर कॉस्ट की बात करेंगे तो हम देखेंगे इस प्रॉब्लम में तो कॉस्ट का जिक्र हो रहा है, तो फौरन कहेंगे जी हमारा फिर जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि किसी तरह से ये जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। तो इसमें ये चीज जो है वो जरूर आएगी। आगे मैंने मेंशन भी कर दिया, मिनिमाइज सम क्वांटिटी यूजुअली प्रॉफिट और कॉस्ट। अच्छा एक चीज और याद रखनी है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में आल्दो हमारा जो कंसर्न होता है वो या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट या प्रोडक्शन, या कॉस्ट को मिनिमाइज करना, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग में दोनों चीजें इकट्ठी नहीं आप डील कर सकते। यानी कि आप कहेंगे अगर मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहूं और कॉस्ट को मिनिमाइज भी करना चाहूं तो ये इकट्ठी चीजें कम से कम लीनियर प्रोग्रामिंग में डील नहीं होती। ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक है ये मैथमेटिक्स का एक बिग फील्ड है, उसे हम ऑपरेशंस रिसर्च बोलते हैं। उसमें सारी की सारी टेक्निक्स जो सिखाई जाती हैं वो रिसोर्स एलोकेशन, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स, उसका एक चैप्टर कह लें या उसका एक टॉपिक कह लें ऑपरेशन रिसर्च का, जो कि एक पूरा सब्जेक्ट है, उसका एक टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग की डिस्टिंक्शन ये है कि आल्दो ये मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करेगा लेकिन दोनों को सेम टाइम नहीं करेगा। उसके लिए फिर हम ऑपरेशंस रिसर्च एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम गोल प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो गोल प्रोग्रामिंग में हमारे 3-4 ऑब्जेक्टिव होते हैं कि जी हमने इसको मैक्सिमाइज भी करना है, इसको हमने मिनिमाइज भी करना है, इसको ये भी करना है। तो हम कहेंगे हमारे 3 गोल है सेम टाइम। तो आप समझ लें कि यहां पर सिंगल गोल एट ए टाइम होगा, या मैक्सिमाइज करना होगा नहीं तो फिर मिनिमाइज। तो ये इसकी पहली कंडीशन या रिक्वायरमेंट कह लें। एलपी प्रॉब्लम मस्ट हैव रिस्ट्रिक्शंस आर कंस्ट्रेंट्स, यानी कि मैं यहां रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं। आपको कह दिया जाता है
कि जी ठीक है आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, लेकिन अब मशीनें चलाएं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। जी मशीनें कहां से आएंगी? मशीनें खरीदनी है, जितनी मर्जी खरीद लें। नहीं जी, बजट रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर। याद है ना वो पीछे भी हम कर रहे थे जी B1 टाइप की मशीन या B9 की, अब आपको समझ आ रही है कि वो क्या थी, वो रिसोर्सेज थे। अच्छा जी पैसा तो चले, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जितनी मर्जी खरीद ले। भाई मशीनें लगाने के लिए जगह चाहिए, तो फैक्ट्री में एक हॉल बना हुआ है जिसमें एसी शेसी लगाए हुए हैं मशीनें लगाने के लिए, तो वो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। ये तो नहीं है कि हॉल में 5 मशीनें आ रही हैं, पैसा ज्यादा तो आपने 10 मशीनें खरीदनी है, बाकी 5 कहां लगानी है? ठीक है ना, वो तो बाहर पड़ी रहेंगी। तो फिर ऐसा नहीं है। तो प्रॉब्लम में ठीक है आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, लेकिन आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है ना, कंस्ट्रेंट्स भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। जैसे आप पेपर सॉल्व करते हो तो पेपर में जाहिर है कि आपका यही एक कंसर्न होगा टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, नहीं मार्क्स। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर है 3 घंटे का टाइम है आपके पास, यही है ना रिस्ट्रिक्शन। हो सकता है आपको कह दिया जाए कि जी आप कैलकुलेटर तो यूज कर सकते हो लेकिन कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते, तो आपकी जो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर है रिसोर्सेज की, वो यूज ऑफ कैलकुलेटर आप कंप्यूटर नहीं यूज कर सकते। तो इसको हम कहते हैं कि आपको फिर अपना ऑब्जेक्टिव तो अचीव करना है बट विद इन लिमिट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, या उसे हम कंस्ट्रेंट्स बोल देते हैं। आपके ऊपर क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स आपको लगाए गए हैं, क्या कहा जा रहा है कि आप ये यूज कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, इतने पैसे यूज कर सकते हो, इतनी की लेबर आपके पास है, इतने घंटे की लेबर है, इतने का आपके पास स्पेस है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, और रिक्वायरमेंट में ये है कि जरूर वहां पर आपको रिस्ट्रिक्शन मेंशन की जाएगी। There must be an alternative course of action to choose from. For example, if a company produces 3 different products, management may use linear programming to decide how to allocate among them its limited production resources. यानी कि alternative course of action. बस कुछ फैक्ट्रियों के पास, देखिए डिसीजन तो तभी इंसान करेगा ना जब उसके पास 3-4 पॉसिबल चीजें हों कि अच्छा जी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, 3 आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आजकल इसकी डिमांड कम है तो इसकी प्रोडक्शन जरा रोक देते हैं और अपने रिसोर्सेज को बाकी 2 प्रोडक्ट्स पे लगा देते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल किया है कि फर्ज करें कोई मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है और वो मुख्तलिफ मेडिकल इक्विपमेंट आइटम्स बना रही थी, तो शायद वो आजकल कहें जी बाकी चीजें छोड़े, मास्क बनाए, हैंड सैनिटाइजर बनाए बस। अब देखा आपने मार्केट में, शायद हैंड सैनिटाइजर किसी ने जिंदगी भर इस्तेमाल ना किया हो, मैंने भी शायद नहीं किया था ना। हम पाकिस्तानी तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं, हम तो हाथ धोते हैं बस दैट ऑल, और हाथ पूंछ लिए तौलिए से, ताए उसमें 10 आदमियों ने हाथ जरासीम लगाए हुए, हम भी, मैं भी ऐसे ही था। और देन अब हर कोई जो है वो पॉकेट में सैनिटाइजर डाल के आ रहा है। हम एक दिन में शायद 10-10 दफा हाथ धोते हैं, 20-20 दफा सैनिटाइजर लगाते हैं। आज तक जिंदगी में ग्लव्स नहीं पहने होंगे, पहन के बाहर निकलते हैं वो शॉपर वाले ग्लव्स जो प्लास्टिक के आते हैं। तो फिर ये कंपनियां बढ़ गई ना, तो कंपनियों क्या करें, हम ये 5-6 आइटम बनाते थे लेकिन आजकल हम 2 ही बना रहे हैं, यही 2 बस आइटम। तो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू चूज फ्रॉम, कि उनके पास चॉइसेस होनी चाहिए। दीज आर कॉल्ड रिक्वायरमेंट्स, कि ये अगर होंगे तब हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो हम जो है वो कर पाएंगे। द ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स इज लीनियर, बिल्कुल ये लीनियर वर्ड लीनियर से लिया गया है, यानी कि डिग्री 1। यहां पर जितने भी हम प्रॉब्लम देखेंगे और देखेंगे, अभी शायद ये आपको लास्ट ना समझ आए कि ये क्या कह रहा है ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स। तो ऊपर ऑब्जेक्टिव तो मैक्सिमम मिल गया, क्या इसको मैथ की फॉर्म में लिखेंगे? बिल्कुल हम अपने ऑब्जेक्टिव को मैथ की फॉर्म में लिखेंगे, अपने कंस्ट्रेंट्स को, रिसोर्सेज को मैथ की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये होगी इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। कह लें इक्वेशन लिखेंगे या इनइक्वालिटीज की फॉर्म में आप देखोगे कि हम या तो इसकी इक्वेशन लिखा करेंगे या हम उसको इन इक्वालिटी की फॉर्म में लिखा करेंगे। लेकिन चाहे हम इक्वेशन लिखें या इन इक्वालिटी लिखें, आप नोट करेंगे कि वो जब इक्वेशन या इक्वालिटी बनेगी वो लीनियर होगी। समझते हैं ना, लीनियर यानी कि उसमें जो भी वेरिएबल होंगे ना एक्स वाई वगैरह, वो लीनियर यानी कि उनकी पावर 1 होगी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसलिए हम इसे लीनियर कहते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव होगा जो हमारा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना कंसर्न होगा। ऑब्जेक्टिव, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होंगे। कंस्ट्रेंट्स क्या है? लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं।
और वो सारी की सारी हम ट्रांसलेट करेंगे मैथ की फॉर्म में, एक्स वाई वगैरह की फॉर्म में, और वो सारी की सारी क्या होंगी, लीनियर होंगी, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। एग्जाम में ये फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आता है, कंपोनेंट्स क्या है, यानी कि अगर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या डिसीजन करना है, क्या डिसीजन करना है। अगर कोई हो सकता है कोई फर्नीचर बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, तो हो सकता है कि उसे डिसीजन करना हो कि जी कितने फलाना आइटम बनाने हैं, कितने फलाना आइटम बनाने हैं, कितने फलाना आइटम बनाने हैं। तो उन सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई आपने क्या डिसाइड करना है। जी हमने 3 किस्म की प्रोडक्ट्स बना रहे थे, 3 किस्म की, तो हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सी कितनी प्रोडक्ट बनाए। हो सकता है वो कहें जी हमारे पास 3 नहीं 2 किस्म की प्रोडक्ट है, तो कितने डिसीजन वेरिएबल, बिल्कुल इक्वेशन बनानी है ना, जिस तरह से वो लेट एक्स लेट वाई लेट जी, तो बिल्कुल ऐसे ही किस किस का आपको डिसीजन करना। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ना, लाजमी होगा, इसके बगैर तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कंप्लीट ही नहीं हो सकता। फिर हम मैथमेटिकली ये लिखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जी ये हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, तो फिर हम कहेंगे अच्छा प्रॉफिट है मैक्सिमाइज करेंगे, कॉस्ट है मिनिमाइज करेंगे, प्रोडक्शन है मैक्सिमाइज करेंगे, तो जरूर ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। और उसके बाद आप पूछेंगे कि भी हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, जितना मर्जी जो मर्जी यूज कर ले, जितना मर्जी पैसा, जितनी मर्जी स्पेस, जितनी मर्जी लेबर, तो हम कहेंगे नहीं भी आपके ऊपर ये वाली रिस्ट्रिक्शन है। तो पहले स्टेप में हम डिसाइड करेंगे क्या डिसीजन करना है, दूसरे स्टेप में कहेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, और तीसरे स्टेप में कहेंगे इन चीजों की आपने केयर करनी है ना। मैंने कहा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मार्क्स मैक्सिमम लेने हैं, कंस्ट्रेंट्स है 3 घंटे में पेपर करना है, कंस्ट्रेंट्स है आपने इधर उधर नहीं देखना, कभी ओपन बुक टेस्ट होते हैं, आप बुक देख सकते हो, खोल लें, हाँ जी खोल लें, लेकिन आपके ओपन बुक टेस्ट नहीं है तो ये भी कंस्ट्रेंट होगा कि जी आपने अपने नोट्स बुक खोल के नहीं सॉल्व करना पेपर को, तो इसे हम कंस्ट्रेंट्स बोल देते हैं, लिमिटेशंस बोल देते हैं, रिसोर्सेज बोल देते हैं कि जी कौन कौन से रिसोर्सेज जो है वो हम यूज करेंगे। तो एलपी प्रॉब्लम की कंस्ट्रक्शन में 3 एक्चुअली प्रॉब्लम आएंगे, तो पहले तो हम इस प्रॉब्लम को बनाएंगे, 3 चीजों की केयर करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है और ये मेरा ख्याल है कि एग्जाम में भी आया हुआ है। पहली दफा तो जाहिर है आपको लगेगा कि ये जी स्टेटमेंट ही इतनी लेंथी है, तो जब एक दफा पढ़ के आपको ये बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपने इसमें पहले सबसे पहले डेटा अलहदा करना है, वो डेटा एक दफा आप अलहदा कर लेंगे ना, तो फिर उसके बाद ये 3 स्टेप कौन से, डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट, ये बनाना बड़ा इजी होगा। मैं पहले प्रॉब्लम पढ़ता हूं। द फ्लेयर फर्नीचर कंपनी, ये कोई फर्नीचर कंपनी है, प्रोड्यूसेस टेबल्स एंड चेयर्स, कि वो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो टेबल बनाती हैं और चेयर। द प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स इन कारपेंट्री डिपार्टमेंट एंड इन द पेंटिंग डिपार्टमेंट, यानी कि वो जो टेबल और चेयर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसने थोड़ा सा उसका आपको प्रोडक्शन प्रोसेस जरा एक्सप्लेन किया है। कहता जी कि ये जो टेबल और चेयर्स हैं, इनको बनाने में कुछ घंटे, सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, कुछ आवर्स इनको कारपेंट्री डिपार्टमेंट में लगते हैं। कारपेंटर बढ़ई लकड़ी स्ट्रक्चर बनाने के डिपार्टमेंट में कह दें, वो जी चेयर का स्ट्रक्चर बनता है जिसे रॉ स्ट्रक्चर कह दें, रफ स्ट्रक्चर कह दें, और फिर ये चेयर और टेबल किधर चले जाते हैं, फिर ये दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं जो कि पेंटिंग डिपार्टमेंट, और इसके ऊपर पेंट वगैरह वार्निश वगैरह जो है वो कर दी जाती। तो उसने आपको थोड़ा सा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया कि ये कंपनी है टेबल चेयर बना रही है, और टेबल चेयर बनाने में 2 डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है। उन टेबल चेयर को पहले डिपार्टमेंट पे उसके ऊपर कारपेंट्री वर्क होता है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह बनता है, और फिर ये तैयार होके पेंटिंग डिपार्टमेंट में चले जाती है, जो कि एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर पेंट करना रिक्वायर्ड होता है। ईच टेबल, अच्छा आप नोट करें कि अब आपको ना वो बेसिक डेटा दे रहा है कि जी क्या क्या आपको रिसोर्सेज इनपुट करने पड़ेंगे टेबल चेयर बनाने के लिए। ईच टेबल टेक्स 4 आवर्स ऑफ कारपेंट्री, एक टेबल को बनाने में
उसका स्ट्रक्चर बनाने में, एक टेबल का स्ट्रक्चर ईच है ना, एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाने में 4 घंटे कहता जी लगते हैं, एंड 2 hours इन द पेंटिंग डिपार्टमेंट। तो 4 घंटे में वो स्ट्रक्चर तैयार होता है एक टेबल का, और वो टेबल कहता है जब पेंटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा तो 2 घंटे लगेंगे, उसके ऊपर वो पेंट शेंट हो जाएगा, और देन एक टेबल जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। ईच चेयर टेक्स 3 hours। टेबल अगर 4 hours में बनता है तो कहता है चेयर जो है वो 3 घंटे में तैयार हो जाती है, एंड और आधे टाइम में उसके ऊपर पेंट हो जाता है। 1 hour इन द पेंटिंग। तो टेबल 4 घंटे में तैयार होता है, स्ट्रक्चर 2 घंटे में पेंट होता है, चेयर लेकिन 3 घंटे में तैयार हो जाती है, और 1 घंटे में उसके ऊपर पेंट हो जाता है। ड्यूरिंग द करंट प्रोडक्शन पीरियड, 1 माह का टाइम कहते हैं, या जो भी उसने आपको बताया कितना देर है, 240 hours of carpentry time are available and 100 hours in the painting time are available। वो जो उनके पास कारपेंट्री डिपार्टमेंट है, वहां पर जो उनके मजदूर काम कर रहे हैं, कारपेंटर वगैरह, वो मिल मिला के मतलब 8 घंटे की ड्यूटी है, इतने लोग हैं, 1 महीने का उनका पूरा टाइम है, तो कहता जी मिल मिला के 240 घंटे जो हैं, 240 hours उनके पास बस लेबर कारपेंट्री डिपार्टमेंट में लेबर अवेलेबल है। और जो पेंटिंग डिपार्टमेंट है, क्योंकि पेंट जल्दी हो जाता है, वहां उन्होंने कम लेबर रखी हुई है, और वहां पर जो टोटल है, मतलब कैसे टोटल है, एक जो पेंटर है जो उनके पास पेंट वगैरह करता है, वो 8 घंटे ड्यूटी देता है, इतने पेंट उन्होंने रखे हुए हैं, पेंटर रखे हुए हैं पेंट करने के लिए, और इतने दिनों का अगर टोटल टाइम उन सारे पेंटर्स का इकट्ठा किया जाए तो वो 100 hours बनते हैं। समझ आ रही होगी, ये उनके रिसोर्सेस है। उनके पास 240 घंटे जो हैं वो कारपेंट्री डिपार्टमेंट के अवेलेबल है, और 100 घंटे जो हैं वो उनके जो है वो पेंटिंग डिपार्टमेंट के अवेलेबल है। ईच टेबल सोल्ड, अगर वो टेबल बना के बेचते हैं, यील्ड्स अ प्रॉफिट ऑफ $7। ईच चेयर प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड फॉर $5 प्रॉफिट। एक टेबल उनको $7 का प्रॉफिट देता है, और एक चेयर जो है वो उनको $5 का प्रॉफिट देगी। अगर आप देखें, आप कहें टेबल बनाए चेयर रहने दें, टेबल रिसोर्सेज भी तो ज्यादा ले रहे हैं ना, वो 2 घंटे में पेंट होता है, वो 1 घंटे में ही पेंट हो जाता है, तो और डॉलर आधे टाइम में पेंट हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट तो आधा नहीं दे रहा, 7 का आधा 5 तो नहीं होता, तो शायद हमें चेयर बनाने में फायदा है। लेकिन अगर आप कह दें कि चले फिर चेयर बनाएं, लेकिन चेयर कारपेंट्री डिपार्टमेंट काफी लेती है, अगर टेबल 4 घंटे लेता है तो वो ऑलमोस्ट आर कम है, तो प्रॉफिट भी ज्यादा देगा। तो ये मिक्सअप है, हम ऐसे ना डिसाइड देख के कर दें, अच्छा जी ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो हमें अपने रिसोर्सेज को भी देखना है। ये ना हो कि हम डिसाइड कर दें अच्छा ये बनाएं, तो प्रॉफिट के चक्कर में रिसोर्सेज ही नहीं है, तो फिर वो कैसे होगा। कंपनी प्रॉब्लम इज टू डिटरमिन द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल एंड चेयर्स टू मैन्युफैक्चर। कितने टेबल बनाए, कितनी चेयर बनाए, क्यों, इन ऑर्डर, ये ऑब्जेक्टिव आ गया, इन ऑर्डर टू रीच द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट, इन ऑर्डर टू रीच द मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स। टेबल एंड चेयर्स कितने बनाए, टेबल एंड चेयर्स वो कितने बनाए कि वो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है, मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो उसको जो है वो अर्न कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। टेबल और चेयर कितने बनाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। तो आप कह लें ये टेबल और चेयर ये डिसीजन वेरिएबल्स कहलाएंगे। किसका डिसीजन करना है, डिसीजन करना है हाउ मेनी टेबल्स एंड हाउ मेनी चेयर्स। क्या ऑब्जेक्टिव है, टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। याद ना 2 स्टेप हो गए, डिसीजन वेरिएबल टेबल चेयर है जी, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम करना है, रिसोर्सेस ये रिसोर्सेस जी आपके पास इतने कारपेंट्री रिसोर्सेज है और इतने आपके पास जो है वो पेंटिंग रिसोर्सेज है। मैंने थोड़ा सा समराइज कर दिया। जाहिर है आप कहेंगे एग्जाम में भी हम इतनी देर में ये इसको पढ़ेंगे, नहीं, मैं समझा रहा हूं, जल्दी हमें चीजें समझ आ जाएंगी। 3 चीजें ढूंढनी है, डिसीजन क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लिमिटेशन क्या है। ठीक, अच्छा मैंने अब जरा और थोड़ा सा करने के लिए ये सारा जब प्रॉब्लम पढ़ा है वो जरा मैंने अपने लिए, मतलब एग्जाम में आपको ये चीज जरूरी नहीं है, सिर्फ मैंने अपने लिए
जरा उसको समराइज करके लिख लिया ताकि वो मेरे 3 जो है ना वो पूरे हो जाए। और मैंने खुद ही अपने लिए समराइज करके लिख लिया है। ईच टेबल सोल्ड यील्ड अ प्रॉफिट $7, ईच चेयर प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर प्रॉफिट 5, ईच टेबल टेक 4 hours of carpentry, 2 hours in the painting shop, painting and varnishing shop, each chair takes 3 hours of carpentry, 1 hour in the painting and varnishing shop, 240 hours of carpentry, 100 hours in the painting are available. Determine the best possible combination of table and chairs in order to reach the maximum profit. यानी कि ये मैंने उसी प्रॉब्लम की समरी बना के ना अपने लिए लिख ली, ऐसा कह लें आप। अब जब आपने अपना एग्जाम में करना, ये लिखना जरूरी नहीं जो मैंने लिखा ना, मैंने एक्चुअली वो बार बार पिछली स्लाइड पर मुझे जाना पड़ना था, तो मैंने पिछली स्लाइड पर जाने की बजाय उस स्लाइड पर जो इंफॉर्मेशन थी उसको जरा समराइज करके अपने सामने लिख लिया ताकि बार बार मुझे पिछली स्लाइड पे ना जाना पड़े। अच्छा, जब आपने अपना प्रॉब्लम स्टार्ट करना है तो आप समझ लें अपना एंड से स्टार्ट कर लिया करें। मतलब एंड क्या है, वहां पर आपको ये पूछा जाएगा कि जी क्या करे वो कंपनी, यानी कि क्या डिसीजन करे। डिसीजन क्या करना था, हाउ मैनी टेबल्स एंड हाउ मैनी चेयर्स टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन करना था। तो वहां से आप अपना पहला स्टेप लिया, पिक किया करेंगे, दैट इज डिसीजन वेरिएबल। ये पहला स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल कई, मैं ये नहीं कह रहा आखिर में आप कहिए आपने कहा तो आखिर में लिखेगा, हो सकता है दरमियान में कहीं लिख दे। बहरहाल ढूंढना पहले ये है कि जी क्या आपसे पूछ क्या रहा है। जैसे होता है ना, लेट क्या करना है, व्हाट इज द एज ऑफ फादर एंड सन, इसके डिसीजन करना है कि जी फादर की एज क्या है, सन की एज क्या है, उसी को लेट करते हैं ना, लेट एज ऑफ फादर। ये वही चीज है ना कि लेट द नंबर ऑफ टेबल्स टू प्रोड्यूस इज एक्स, लेट द नंबर ऑफ चेयर्स टू प्रोड्यूस इज वाई। दो डिसीजन करने बहाल ये आपका पहला आ गया। अच्छा, बाकी जो 2 स्टेप हैं जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना और कंस्ट्रेंट्स बनाना, अगर आप उसको, मैं हर प्रॉब्लम को नहीं कह रहा, लेकिन मोस्टली अगर आप छोटा सा टेबल बना ले तो फिर हम उसमें ज्यादा इजीली अपने जो प्रॉब्लम का बाकी डेटा है वो प्लेस कर सकते हैं। तो क्या करें, जब आपको पता चल जाए कि डिसीजन वेरिएबल्स जो है वो कितने हैं, मे बी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, उसको ना आप कॉलम में लिख लिया करें। टेबल बनाने के होता है ना, टेबल बनाना है, रो और कॉलम बनाने हैं, तो उसको आप ना कॉलम में लिख लिया करें। अगर ये 3 होते, टेबल है, चेयर है और उसके साथ कुछ और स्टूल है, तो मैं फिर उसको भी जी करके लिख लेता। तो बहरहाल जब आपको ये क्लियर हो जाए, और आमतौर पर वैसे 2 होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा होते ही 2 हैं डिसीजन वेरिएबल, क्यों डिसीजन ज्यादा क्यों नहीं हो सकते। तो यूजुअली आपका प्रॉब्लम है, जाहिर है उसने फिर टाइम आपका प्रॉब्लम लेंथी हो जाता है, तो यूजुअली आपको 2 ही नजर आएंगे, और मेरे भी जितने प्रॉब्लम आप देखेंगे आपको 2 ही नजर आएंगे। लेकिन उसको आपने फिक्स नहीं कर देना कि जी डिसीजन वेरिएबल 2 ही हो सकते हैं, ना इससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, जब आपको डिसीजन वेरिएबल का आइडिया हो जाए, फिर आपने ना उसको कॉलम साइड पे लिख लेना है, कॉलम साइड पे फौरन। और उसके बाद आपने ये चीज नोट करनी है कि जी अब ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव था वो कह रहा है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो फौरन आप इसकी ना एंड, यहां पर ना एक्चुअली मैंने कंस्ट्रेंट लिखनी है, वो मैं बाद में। आप क्या करें, वो जो टेबल बनाया हुआ बिल्कुल उसके एंड पर एक लाइन लगा के आप यहां लिख दें, चूंकि प्रॉफिट का जिक्र है और आपने इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। पहले डिसीजन लिखा, छोटे सा टेबल स्ट्रक्चर किया, आपने कह देना ये एक्स वाई, और यहां पर आपने लिख लिया कि ये प्रॉफिट का जिक्र हो रहा है और हमने मैक्सिमाइज करना, ऑब्जेक्टिव, ठीक। और यहां पर अब आप लिख लेंगे पर यूनिट प्रॉफिट कितना है। एक टेबल का प्रॉफिट 7 है और एक चेयर का प्रॉफिट 5 है। ये अभी एंट्रियां करेंगे आप, ये वाली। तो आपने क्या काम करना है, डिसीजन वेरिएबल बना लेना है, आमतौर पे 2, हर प्रॉब्लम में 2 नहीं, आमतौर पे 2। पता चल गया, एक छोटा सा टेबल स्केच कर ले, इधर एक्स लिख लें यानी कि डिसीजन वेरिएबल, और फिर लिखें क्या है। वो जरूर आपको पता चल रहा होगा कि ये कह रहा है जी मिनिमाइज करनी है कॉस्ट को या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पर बड़ा क्लियर लिखा तो हुआ है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो आप फौरन फिर 1 यूनिट का प्रॉफिट लिखेंगे, 1 यूनिट का प्रॉफिट लिखेंगे। तो एक टेबल उसने लिखा हुआ है
$7 का प्रॉफिट देती है और एक चेयर जो है वो $5 का। तो पर यूनिट प्रॉफिट आप बिल्कुल बॉटम पे लिख लेंगे। अच्छा, अब आ जाए जरा बाकी डेटे की जानिब। यहां पर जितने कंस्टेंट लिखे हुए होंगे, जितने कंस्टेंट लिखे हुए वो हम लिखते जाएंगे। अब देखें, अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूं, ईच टेबल टेक 4 आवर्स ऑफ कारपेंट्री। आप यहां पर लिख लीजिए, एक तो कारपेंट्री रिसोर्स यूज हो रहा है और एक टेबल 4 घंटे लेता है। एंड 2 आवर्स इन द पेंटिंग, फिर अगला लिख दें, पेंटिंग रिसोर्स भी यूज कर रहा है और एक टेबल 2 कर रहा है। हो सकता है तीसरा भी कोई डिपार्टमेंट होता, पैकिंग डिपार्टमेंट, और पता चलता जी 1 आवर इन द पैकिंग डिपार्टमेंट, तो फिर मैंने तीसरा। लेकिन कैसे लिखना है? कॉलम वाइज। टेबल का लिख लिया आपने, टेबल का कंप्लीट हो गया। इसके बाद जरा चेयर पर आ जाए। ईच चेयर टेक्स 3 आवर्स ऑफ कारपेंट्री, 3 आवर्स ऑफ कारपेंट्री, 1 आवर इन द पेंटिंग, 1 आवर इन द पेंटिंग एंड दैट। और इसके अलावा शायद तीसरा डिसीजन वेरिएबल नहीं है और इसके अलावा कोई तीसरा रिसोर्स ये यूज नहीं कर रहा है। इसके बाद इनके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंगली आप उनकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी लिख लें। कारपेंट्री जो टाइम आपको अवेलेबल है वो 240 घंटे है, इससे ज्यादा नहीं आपके पास अवेलेबल। और पेंटिंग डिपार्टमेंट की जो टोटल अवेलेबिलिटी है डेटे के मुताबिक वो 100 आवर्स बनती है। तो देखें, टेबल अगर इस तरह से बना लेंगे कि आप कॉलम में लिख लें डिसीजन वेरिएबल और रो वाइज लिख लें जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं। बाय चांस इसमें 2 डिसीजन वेरिएबल हैं और 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होगा कि जी 2 ही डिसीजन वेरिएबल होंगे और 2 ही जरूर कंस्ट्रेंट होंगे, तो लाजमी नहीं है। अच्छा, अब चूंकि पहला स्टेप आप कर चुके हैं, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर आपको बनाना कंसर्न हो, जो कि दूसरा स्टेप है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना, एक टेबल $60 का प्रॉफिट देता है। अगर 2 टेबल बनाएंगे तो 7 into 2 इतना प्रॉफिट आएगा। 3 टेबल बनाएंगे तो 7 into 3 टाइम्स आएगा। हमने कितने टेबल बनाने हैं भी यही तो डिसाइड करना है। अच्छा, कितने टेबल बनाने, क्या डिसाइड करना है? नंबर ऑफ टेबल इज एक्स प्रोड्यूस करने। तो अगर मैं कहूं 7 एक टेबल का प्रॉफिट है और अगर कंपनी एक्स टेबल बना ले, ठीक है ना, वो बता देंगे ना उसे, एक्स टेबल बना ले तो कितना प्रॉफिट अर्न होगा। तो आप कहेंगे कि अगर एक्स टेबल के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो वो फिर 7 टाइम्स एक्स होगा। ये तो आ गया टेबल का प्रॉफिट। सिमिलरली चेयर का प्रॉफिट। अब देखिए क्या आसानी में क्यों कह रहा था कि ये आप ऐसा करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। और किस तरह से, ये जो आपने किया हुआ है 7, और वो जो 7 है आप क्या करें, 7 into x मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 7 is the profit of 1 table and 7x is the profit of x tables plus 5y, sorry, total profit of x tables, total profit of y chairs, और ये बन गया टोटल प्रॉफिट। तो रूटीन में क्या किया जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग में, कि जो रूटीन है लीनियर प्रोग्रामिंग की वो ये है कि जो टोटल प्रॉफिट आ जाए या टोटल कॉस्ट भी आ जाए उसको हम ना z के साथ लिख लेते हैं। तो ये एक हैबिचुअल है, हम यानी कि एक ट्रेडिशनल कह दें वे है कि 7x plus 5y इज इक्वल टू z, और z जो है ना ये अब आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। आवर ऑब्जेक्टिव इज z क्या है? प्रॉफिट। कैसे है? 7x plus 5y इज द टोटल प्रॉफिट। क्या करना है इसको? मैक्सिमाइज। तो पीछे इसके हम लिख देते हैं मैक्सिमाइज z मीन प्रॉफिट एंड हाउ मच। अगर ये कॉस्ट होती तो इसी z को मैंने कॉस्ट भी कहना था। तो मैक्सिमाइज z विच इज अ प्रॉफिट 7x plus 5y। पहला स्टेप हो गया डिसीजन वेरिएबल। दूसरा और तीसरा स्टेप करना था, लेकिन उससे पहले मैंने टेबल बना लिया। और अब आपको आसानी क्या हुई कि एंड देखें इससे मल्टीप्लाई कर दें तो इसका प्रॉफिट, एंड देखें इससे मल्टीप्लाई कर दें इसका प्रॉफिट, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा और उसको मैक्सिमाइज करना कंसर्न होगा। सेकंड स्टेप भी हो गया। अब जरा लिमिटेशन की बात करें। एक टेबल अगर आपको बनाना हो तो आपको कारपेंट्री 4 घंटे चाहिए। अगर आपको एक्स टेबल बनाने हैं ना, तो आपको 4x टाइम चाहिए। कारपेंट्री टाइम आपको 4x चाहिए। पहले जरा कारपेंट्री टाइम की बात करें, इधर ऐसे कारपेंट्री टाइम की बात करें। और कारपेंट्री टाइम आपको चेयर में भी चाहिए। एक चेयर 3 घंटे में तैयार होती है
अगर कंपनी ने डिसाइड किया है वाई चेयर्स बनाना, तो उसको कारपेंट्री डिपार्टमेंट में इतना टाइम रिक्वायर होगा। ये आ जाएगा टोटल कारपेंट्री टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर एक्स टेबल्स एंड वाई चेयर्स। तो कंपनी इतना कारपेंट्री टाइम उनको रिक्वायर है। अब ये कितना उनके पास है, 240 से ज्यादा नहीं, ये कहना चाहिए, ज्यादा नहीं। कम यूज कर सकते हैं, हाँ यूज कर सकते हैं। तो इसका यही है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया। अब ये ज़हन में रखना है आपने कि ये 240 ज्यादा से ज्यादा कारपेंट्री टाइम है, लेस देन और इक्वल टू 240। तो ये आपके पास मैक्सिमम अवेलेबल कारपेंट्री टाइम विच शुड बी और इक्वल टू लेस देन 240। हम इससे ज्यादा कारपेंट्री टाइम यूज नहीं कर पाएंगे। अब जरा पेंटिंग में आ जाए, तो अब तो आपको चूंकि स्ट्रक्चर समझ आ गया, इसीलिए मैंने कहा था कि आप इस टेबल में देखें, इसी टेबल से आपको वो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हुआ, इसी टेबल से कंस्ट्रेंट्स भी बन गए, और जैसे ही डिसीजन वेरिएबल आपको क्लियर हुए उसे आपने कॉलम में लिख दिया। बिल्कुल एंड पे जाके आपने पहले ये लिखा कि क्या प्रॉफिट है कि कॉस्ट है, फिर पर यूनिट प्रॉफिट या पर यूनिट कॉस्ट आ गई, यहां से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, इनको इनसे मल्टीप्लाई किया, एंड देन फिर दोबारा डेटा पढ़ना शुरू किया और कहा कि अब जरा कंस्ट्रेंट्स की बात हो जाए। तो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो गया। 4x plus 3y should be less than or equal to 240, 2x plus 1y should be less than or equal to 100, और इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपने ये जरूर कंडीशन लिखनी है कि टू ऑब्टेन द मीनिंगफुल सॉल्यूशन, ये ना हो कि आप कहें जी -1 टेबल जो है वो बना दें। उससे क्या होगा, उसमें आप ये समझेंगे आपके पास 4 घंटे कारपेंट्री टाइम और आ गया, और 2 घंटे आपके पास पेंटिंग डिपार्टमेंट और आ गया। ये कहां से आ गया, हमने जी एक नेगेटिव टेबल बनाया जिसके से हमें रिसोर्सेज यूज नहीं हुए बल्कि रिसोर्सेज और आए। नेगेटिव एक टेबल बनाने से 4 घंटे और आगे, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ये जो लास्ट वन है जिसको हम कहते हैं, हाँ जीरो टेबल बनाने का क्या मतलब है कि आप सुजेस्ट कर सकते हैं कि टेबल ना कंपनी बनाए। बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं कि ये रिसोर्सेज ज्यादा अर्न कर रही है तो डिसाइड कर दें। तो जीरो टेबल तो एक लॉजिकल चीज है ना, नो टेबल, जीरो चेयर एक लॉजिकल चीज है, नो चेयर, लेकिन नेगेटिव टेबल या नेगेटिव चेयर ये लॉजिकल चीज नहीं है, इसलिए आपने कह देना ये। तो ये डेवलपमेंट पूरी होगी। कितने स्टेप हो गए, 3, डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट, इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। अब एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको ना प्रॉब्लम देके 1 मार्क का, ठीक है सारी एफर्ट तो करनी पड़ती है, अब क्या किया जाए वो, लेकिन ये 1 मार्क का प्रॉब्लम वो ये पूछ लेता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम। वो कभी कह देगा ये, आप कहेंगे हाँ सर आपने यही बताया था, ये ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, ये तो कंस्ट्रेंट में लिखा हुआ मैंने, ये कंस्ट्रेंट में लिखा हुआ। कभी वो इधर गड़बड़ कर देगा, 5x कर देगा और 7y कर देगा। चले xy की खैर है, लेकिन कम से कम टेबल चेयर के साथ उसको मैच होना चाहिए। कभी वो कह देगा जी सब्जेक्टिव में कंपनी का कंसर्न था टू मिनिमाइज जी, नहीं मैक्सिमाइज, ठीक है ना। तो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, तो ये इस टॉपिक से आता जरूर है, इसलिए कि इसमें काफी वैरायटी, छोटी छोटी वैरायटी आ जाती है और वो आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। ये अभी सिर्फ प्रॉब्लम बनाया है, सोल्यूशन नहीं बताया। अभी तक हमने कंपनी को बताया ही नहीं है कि भाई तुम इतने टेबल बना लो अपने रिसोर्सेज को देखते हुए, कारपेंट्री रिसोर्सेज को, इतने तुम चेयर बना लो अपने रिसोर्सेज को देखते हुए, तो तुम इस कॉम्बिनेशन के मुताबिक, मतलब इतनी चेयर इतने टेबल, तुम्हें ये बेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट जो है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट तुम्हें इतने टेबल बनाने से ही और इतनी चेयर बनाने से ही मिलेगा। वो तो सोल्यूशन में जाएंगे तो तब आएगी। अब सोल्यूशन करने के लिए, सोल्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स करने के लिए पहला जो स्टेप आपको करना है, हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के और भी मेथड हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास ग्राफिकल मेथड है। तो इस ग्राफिकल मेथड में आपने सबसे पहले ये करना है, आपने कॉमन सॉल्यूशन स्पेस बनाना है। वो अभी सारी प्रैक्टिस मैंने इसलिए की थी, और नोट करें इवन इसका भी हमने कॉमन सॉल्यूशन स्पेस बनाया हुआ है, इस प्रॉब्लम का पहले ही बनाया हुआ। अगर आप नोट करना चाहते हैं कि जी कहां हमने इसको बनाया था,
तो आई थिंक दूसरा या तीसरा प्रॉब्लम शायद यही था, या शायद नहीं बना, देख लेते हैं। ये वाला, ये देखें, ये वही प्रॉब्लम है, ये वही प्रॉब्लम है, और इसका हमने कॉमन सॉल्यूशन स्पेस बनाया, लाइक दिस वन, कॉमन सॉल्यूशन स्पेस बनाया हुआ था हमने इसका। चलें जी, अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप आपको ये करना है, फर्स्ट स्टेप, कि आपने कॉमन सॉल्यूशन स्पेस बनानी है। किसकी? कंस्ट्रेंट्स की। इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटीज है ना, तो कंस्ट्रेंट्स की कॉमन सॉल्यूशन स्पेस बनानी, बना लेंगे ना, हमने बनाई भी हुआ है। 60 और 80, ये पहला जो कारपेंट्री कंस्ट्रेंट था वो आ जाएगा, और दूसरा जो है वो 50 और 100, ये 50 और ये वाला 100, और दोनों की डायरेक्शन चूंकि लेस देन सिंबल है डाउनवर्ड्स, तो ये वाला कॉमन सॉल्यूशन स्पेस, जिसको आप फिजिबल रीजन भी कॉल कर सकते हैं। देखें, ये लीनियर प्रोग्रामिंग चल पड़ी है, आपने कहा ये तो हमें पहले भी आता था, तो वही मैंने आपको स्टेटमेंट कही थी कि कंपोनेंट मैंने सिखा दिए, बस जोड़ रहा हूं कि पहले ये कर ले फिर ये कर ले, तो आप एक्चुअली लीनियर प्रोग्रामिंग ही कर रहे थे। अब इस लीनियर प्रोग्रामिंग का यानी कि इस फिजिबल रीजन का मतलब ये है कि अगर कंपनी ये चीज डिसाइड, आप ये समझ लें कि जी इस वक्त क्या बना हुआ है, इस वक्त वो जो मैंने आपको आज एग्जांपल दी थी ना, चादर, तो आप समझ लें ये रिसोर्सेज है, ये चादर बिछी हुई है, ये है आपके रिसोर्सेज, इसके बाहर नहीं निकलना, इसके बाहर नहीं निकलना, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। बस ये है वो आपको रिसोर्स एलोकेशन, ये है वो आप एग्जांपल में आपकी चादर, इसलिए कि x नंबर ऑफ टेबल्स हैं, y नंबर ऑफ चेयर्स हैं। अगर आप इस रीजन में से, जिसको मैंने फिजिबल रीजन जो कॉमन रीजन स्पेस का है, फर्ज करें यहां 10 है, ये 40 आएगा राउंड अबाउट, 10 और 40 क्या है 10, टेबल अगर 10 बना लिए जाए, चेयर 40 बना ली जाए, क्या कारपेंट्री रिसोर्सेज हैं? हम कहते हैं हम कारपेंट्री रिसोर्सेज के अंदर ही है ना, अंदर ही है, बिल्कुल जी, कारपेंट्री रिसोर्सेज इतनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हैं। ओके, अच्छा, फिर देखें क्या ये जो चेयर का रिसोर्स था, सॉरी वो जो पेंटिंग रिसोर्स था, उसके भी नीचे ही है ना, उससे बाहर तो नहीं निकले, तो क्या हम दोनों रिसोर्सेज के अंदर ही रहेंगे अगर इतनी मैन्युफैक्चरिंग कर लें? तो इसका मतलब यह है कि जी बिल्कुल, अगर आप इस कॉमन सॉल्यूशन स्पेस या फिजिबल रीजन स्पेस से कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लें, चाहे 40 चेयर बना लें, 10 टेबल बना लें या 5 टेबल बना लें, तो आपको ये रिसोर्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि आप फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस के अंदर ही रह रहे हैं। तो फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस के अंदर इनफिनिट पॉइंट्स हैं, जितना इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन पिक कर लें, आपको इस कॉम्बिनेशन के ऊपर रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। ये एक्चुअली आपने पहला स्टेप करना है कि आपके ऊपर लिमिटेशन क्या है, आपके रिसोर्सेस क्या क्या हैं, तो पहले वो तो चेक कर लें। तो आपने चेक कर लिया कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो क्या अवेलेबल हैं, तो ये आपके रिसोर्सेज हैं। अब इसके बाद आप कहें जी कि चलें हम इस रीजन से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने डिसीजन करते वक्त कि जी इतने टेबल बना लें, इतनी चेयर बना लें, हम इस रीजन से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन जी स्टिल कंफ्यूजन तो ये है जी कितनी बनाएं ताकि हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो। भाई ये तो सिर्फ ये कहेगा कि जी जो मैंने आपको शेड कर दिया रीजन, इससे कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें, वो फिक्र ना करें कि जी पता नहीं इसके लिए लेबर आर कारपेंट्री टाइम या पेंटिंग टाइम अवेलेबल है, चेक कर लें, बिल्कुल अवेलेबल होगा। आप कहेंगे चले जी ये तो फिक्र गई, अब रह गई कि जी इसमें कौन सा वो पॉइंट है जो कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी देगा, यानी कि हाउ मेनी टेबल, हाउ मेनी चेयर्स शुड अ कंपनी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट एज वेल। इसका क्या करें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया गया, लिखाया गया है 7x + 5y इज इक्वल टू z, z इज द प्रॉफिट। आप क्या करें, आपने चूंकि एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, एक्स वाई की वैल्यू कंफर्म है, इस स्पेस के अंदर से ही बतानी, इससे बाहर नहीं निकलना, रिसोर्सेज नहीं है ना। फर्ज करें मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, फिक्र की बात नहीं, चेक किया भी जा सकता है,
कि जी क्या चेक करके बताएं 20 टेबल और 20 चेयर बनाने का टाइम अवेलेबल है, दोनों में रख के देख लें, दोनों इनक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, बिल्कुल टाइम अवेलेबल है। आप कहें जी ऐसा करने से 20 चेयर और 20 टेबल बनाने से प्रॉफिट कितना होगा, चेक करें कितना बनता है। 20 ये आ जाएगा और 20 ही चेयर आप बना रहे हैं, 140 इधर से प्रॉफिट आएगा डॉलर में, 100 इधर से आएगा, $240 का प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी डिसाइड कर ले कि जी 20 टेबल बना ले, 20 चेयर बना ले, रिसोर्सेज बिल्कुल अवेलेबल होंगे और $240 उनको प्रॉफिट होगा। हो सकता है आप 20 और 40 का डिसीजन करें। अगर 20-40 की बात हो तो फिर जो है यहां पर 40 आ जाएगा, जब 40 आ जाएगा तो यहां पर 200 आ जाएगा नंबर, और ये 340 हो जाएगा, 240 की बजाय 340। तो फिर तो ये बेहतर है उससे, क्योंकि वो आपको 240 का प्रॉफिट दे रहा था, ये 340 का प्रॉफिट देगा। कोई और कॉम्बिनेशन चेक करें। चलें टेबल जरा थोड़े कम, चेयर कम कर लेते हैं, टेबल ज्यादा कर देते हैं, 60 कर देते हैं। इस तरह से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ढूंढना कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। लग तो ऐसे ही रहा है कि जी इस फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस के हर पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा। टेक्निक तो यही कहती है कि आपको बता दिया है कि बस इस फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस से आपने बाहर नहीं निकलना, इसी के अंदर से एक पॉइंट लेना है और अब आपने वो वाला कॉम्बिनेशन पिक करना है जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे। तो जी कहां से ढूंढें, फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस से। उसमें तो इन्फिनिट पॉइंट्स हैं। हाँ ये तो कंफ्यूजन है। फिर तो मैथमेटिक्स ने यहां पर एक टेक्निक यूज की, एक थ्योरम यूज किया। उस थ्योरम का रिजल्ट क्या था, उस थ्योरम का नाम क्या था, आप समझ लें, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। उस थ्योरम की फाइंडिंग क्या थी, वर्ड्स में जरूरत नहीं है, बस जरा मैसेज सुन ले उस थ्योरम ने कर करा के क्या बताया। उस थ्योरम ने आपको यह बताया था कि अगर आप मैक्सिमम या मिनिमम कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन मीन एक्स वाई की वैल्यू, वो फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस में कहां से हम ढूंढें। उस थ्योरम ने कहा था उस फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस के कॉर्नर पॉइंट से ढूंढ ले। हिंट उसने दिया आपको, तो ये बहुत बड़ी एफर्ट थी, इसलिए कि अगर आप इस फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस को देखें, फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस के इटसेल्फ तो शायद इनफिनिट पॉइंट है, लेकिन कॉर्नर पॉइंट अगर इसके देखें तो वो सिर्फ 4 है। मैंने नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4, याद है ना, मैंने कॉर्नर पॉइंट भी कहा था। आप अपना जरा रिकॉल करें, और मैंने उस वक्त भी कहा था जी इस वक्त तो जरूरत नहीं है, ये देखें मैंने, आपने भी शायद, इस वक्त तो जरूरत नहीं है लेकिन अगले में जरूरत होगी, तो बिल्कुल लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें जरूरत है। तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स इसके आ रहे हैं। क्यों हम सिर्फ आप कहें हो सकता है कि बाकी कोई फिजिबल, ये भी तो फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस का हिस्सा है ना, कॉर्नर पॉइंट बिल्कुल उसका हिस्सा है, उसका पॉइंट शामिल है उस बाउंड्री में। आप कहें हो सकता है इसके अलावा हो जाए, नहीं, उस थ्योरम की रिजल्ट ये कहता है कि जी ये आपको कंफर्म किया जा रहा है कि जो फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस का जो मैक्सिमम पॉइंट है, या मिनिमम भी आए फिर भी ऐसे ही करना है, वो किसी ना किसी कॉर्नर पर पड़ा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ना उसके कॉर्नर पॉइंट नोट करने, सारे पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस के नहीं नोट करने, आप सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर। तो पहला कॉर्नर पॉइंट जिसको मैंने नंबर 1 कर दिया है, आप नोट्सों में शायद मैंने ABCD का हुआ है, इधर 1 2 3 4 का नो हार्म, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। मतलब अगर आप 0 टेबल बनाएंगे, 0 चेयर बनाएंगे, तो आपको $0 प्रॉफिट होगा, लेकिन इतनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। तो बनाए कुछ नहीं है तो रिसोर्सेज तो अवेलेबल होंगे ही होंगे ना, तो प्रॉफिट भी तो 0 होगा। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है नंबर 2, वो किसी तरतीब से चले जाए, ये नहीं कि इसके बाद यही जाना है, किसी एक पैटर्न से चले जाए। 0 और 80, अगर आप कोई टेबल नहीं बनाओगे और डिसीजन करोगे 80 चेयर प्रोड्यूस करना, 2 इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा,
ये ना इंडिकेट कर रहा है कॉर्नर पॉइंट्स को, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इंडिकेट कर रहा है कॉर्नर। जो सेकंड कॉर्नर पॉइंट है 080, जिसका मतलब है नो टेबल बट 80 चेयर्स, और चेयर आपको $5 का प्रॉफिट देती है, तो 80 चेयर का मतलब होगा कि आपको $400 का प्रॉफिट आएगा। और ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है जी, इतनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिसोर्सेज हैं, चेक कर लें, बिल्कुल होंगे। 80 चेयर बनाना, और टेबल अगर ना बनाना हो, सिर्फ 80 चेयर बनानी हो, तो आप नोट करेंगे कि आपके पास कारपेंट्री टाइम भी अवेलेबल होगा और लेबर टाइम भी अवेलेबल, पेंटिंग टाइम भी अवेलेबल होगा। थर्ड कॉर्नर पॉइंट कैसे बनाए? बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। उनको जब साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, दो लाइन्स जो थी, तो कॉर्नर पॉइंट आ गया उसका 30-40, 30 टेबल 40 चेयर। ऐसा करने से कैसे मैं फाइंड कर रहा हूं? एक्चुअली मैं 7x + 5y, इसमें टेबल और चेयर की वैल्यू रखता जा रहा हूं। 7, 30, 5 और 40। तो मैंने इसमें ये 210 आएगा और ये 200 आ जाएगा, और टोटल प्रॉफिट 410। तो ये कॉम्बिनेशन पहले से बेहतर है, क्योंकि ये $10 ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। वो 400 दे रहा था, ये 410 दे रहा है। दिस इज बेटर देन द फर्स्ट वन। तो उस डिसीजन से कम ये डिसीजन बेहतर है। अब जरा फोर्थ पर आ जाए। फोर्थ जो कॉर्नर पॉइंट है, ये है 50, क्योंकि इधर ऑलमोस्ट 50 था, तो 50 एंड देयर इज नो वाई एक्सिस। आप कहेंगे अगर सिंपली 50 की 50 चेयर बनाए, सॉरी एक्स टेबल है, अगर 50 के 50 टेबल बनाए, नो चेयर, तो टेबल $7 प्रॉफिट देता है। आप कहीं ज्यादा बना लें, भाई ज्यादा बना नहीं सकते, वो रिसोर्सेज से बाहर निकल जाएगा ना। ये तो छोड़ दे बात ना कि और कुछ चेक करें, नहीं करना चारों में है। फिर हम कहते हैं बस यहीं पर मिलेगा आपको, ये कंफर्म उसने कर दिया, बस ये मेरी बात माने, इधर उधर ना ढूंढे, मिलेगा आपको नहीं चारों में से कोई, क्योंकि यही 4 कॉर्नर हैं। ओके, तो देन 400 बनता है, नहीं चूंकि 7, ये 350 है, वो रॉन्ग हो गया, ये 350 है, मैं ठीक कर लूंगा इसे, तो ये 350 है। अब अगर पहला कॉम्बिनेशन लें तो नो प्रॉफिट, दूसरा कॉम्बिनेशन पिक करें $400, तीसरा कॉम्बिनेशन लें $410, फोर्थ कॉम्बिनेशन लें 350, तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए, ये वाला। तो यही डिसीजन करें कि आप उस कंपनी को कहें कि आप 30 टेबल प्रोड्यूस करें और 40 चेयर प्रोड्यूस करें। ऐसा करने से आपके पास कारपेंट्री टाइम भी अवेलेबल होगा, पेंटिंग टाइम भी अवेलेबल होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, जो कि $410 बनता है। मैंने उसी चीज को जरा रिवाइज कर दिया। पहला कॉर्नर पॉइंट जो कि ओरिजिन है 00 है, वो $0 का प्रॉफिट देगा। दूसरा कॉर्नर पॉइंट जो कि 080 है, वो $400 का प्रॉफिट देगा। तीसरा कॉर्नर पॉइंट जो कि 30-40 कॉम्बिनेशन कहता है, वो $410 का देगा। और लास्ट कॉर्नर पॉइंट, यहां ठीक लिखा मैंने, लास्ट कॉर्नर पॉइंट जो है जो कि आपको $350 का प्रॉफिट देगा। इसमें से आपने क्या करना, मैक्सिमम प्रॉफिट 410। तो डिसीजन कर दिया आपने कि वो वाला कॉर्नर पॉइंट कॉम्बिनेशन आप देख लें जो कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके दे, तो वो बनता है 30-40 वाला। तो दैट कंपनी मस्ट प्रोड्यूस 30 टेबल 40 चेयर्स इन ऑर्डर टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, सिर्फ एक वो क्या होते हैं जस्टिफिकेशन के लिए कि हमने कहा था कि 4x + 3y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 240। चेक कर लें कि क्या इस प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज हैं। डाउटफुल नहीं है, हम होंगे, लेकिन चलें फिर भी चेक कर लेते हैं। हमें एक्चुअली 30 टेबल बना, आप इसको चेक करें और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। करें शाबाश, कितने रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं।
जी सॉरी, तो रिसोर्सेज की बात का, मेरा माइक कहीं ऑफ था, तो रिसोर्सेज की बात है, तो एक्चुअली मैं बता रहा था कि रिसोर्सेज बचे हुए हैं कि नहीं। 30-40 की प्रोडक्शन करनी है हमने, सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं हम, सिर्फ देख रहे हैं कि जी रिसोर्सेज कहीं कम तो नहीं हो गए, सिर्फ चेकिंग के लिए कि देख ले ये कारपेंट्री रिसोर्सेज थे। 30 टेबल बनानी है, 40 चेयर बनानी है, 120 घंटे आपको यहाँ चाहिए, 120 घंटे यहाँ चाहिए, टोटल 240 चाहिए, हैं 240 बिल्कुल है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कोई रिसोर्सेज नहीं बचे। इट मे बी पॉसिबल कि ये आंसर आ जाए 236, आ सकता है ना। लाइक आप कहें जी कि वो टेबल क्यों नहीं बनाया आपने, 4 घंटे पड़े तो हुए थे, टेबल बना देते, पता चला पेंटिंग डिपार्टमेंट में टाइम ही नहीं है, तो टेबल बन भी जाए, स्ट्रक्चर बन भी जाए, तो क्या करना है, टेबल तो नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते जी, पेंटिंग डिपार्टमेंट का टाइम तो खत्म हो गया, अब उसके पास तो पेंटिंग के लिए टाइम नहीं, तो स्ट्रक्चर बना के तो नहीं बेच सकते ना। तो इसलिए जी 4 घंटे बचे हुए थे, तो चेक किया जा सकता है कि रिसोर्सेज अवेलेबल तो नहीं है। लेकिन किसी भी सूरत में ये आंसर आ गया, फर्ज करें, तो ये गलत है। आप कहेंगे 242 घंटे चाहिए अगर आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो ये कैसे चाहिए, ये उस वक्त आएगा जब आपने पॉइंट इसके बाहर से कोई पिक कर लिया हो, और वो तो करना ही नहीं है, करना तो हमने रिसोर्सेज के अंदर से पॉइंट पिक है, तो दैट्स, वो आपको जरूर इसका देगा। ठीक है जी। अब मुझे स्टैट्स की क्लास, चूंकि स्टैट्स का कोर्स कम है, मैथ का भी थोड़ा ज्यादा है, तो दैट्स वाई हम थोड़ा सा ऐसे ही किया करेंगे कि थोड़ा सा हम स्टैट्स का टाइम इसमें यूज किया करेंगे। अच्छा, चूंकि मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं अपने जो स्लाइड्स के हैं एज इट इज प्रिंट की फॉर्म में, आप उसे पढ़ेंगे, ये वही है पूरी। देखें स्टेटमेंट्स, आप इतनी लेंथी तो मैं तो नहीं दे रहा ना, आई कैप ने ऐसे ही करना है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये पूरी स्टेटमेंट को आपने पहले पढ़ना है, फिर स्टेटमेंट की समरी बना के लिख लें, अगर जरूरी नहीं है लेकिन अगर लिख लें तो बेहतर है, बट इंपॉर्टेंटली अगर टेबल बना के लिखेंगे तो फिर बाकी चीजें करना आसान है। देखें डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स, और उसके बाद फिर अगले स्टेप पे जाके इसका सॉल्यूशन, वही कॉर्नर पॉइंट्स। 3 ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, चूंकि ये कॉस्ट थी, कॉस्ट का प्रॉब्लम था, कॉस्ट और मिनिमम करना कंसर्न था, कॉस्ट थी और मिनिमम करना कंसर्न था, जिसकी वजह से मैं ये डिसीजन करूंगा जी इससे 31 कॉस्ट आएगी। ठीक है ना। बाकी मैंने थोड़ा सा ऐसे ही, मैं ये नहीं कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया है, मैंने जल्दी जल्दी जरा कल के लिए रीड आपके लिए कर दिया कि आपका थोड़ा सा ज़हन हो कि ये कैसे इस प्रॉब्लम को चलना है। तो आपने ये प्रॉब्लम जरूर अटेम्प्ट करना है। क्लियर। और तीसरा जो प्रॉब्लम है ये वाला, ये एग्जाम में आपके आया हुआ है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से ही है। अब मैंने बजाय इसके कि लैदा करता, तो मैंने, आप भी ऐसे ही अब करेंगे एग्जाम में, डायरेक्ट ही डिसीजन वेरिएबल कॉलम में लिखा करें और बाकी रो साइड पे लिखा करें। शायद इसमें एक गलती है, शायद इसमें एक मिस्टेक है, ठीक है ना। ये देखें, वही पहला स्टेप डिसीजन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट, शायद इसमें एक मिस्टेक है, इस टेबल में कह लें, इस टेबल में एक मिस्टेक आपको पढ़ के लगे तो आपने मुझे नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आपका जो है वो ऑफ है, सैटरडे भी आपका ऑफ है, संडे भी आपका ऑफ है, 2 दिन है आपके पास, तो आप करेंगे। अच्छा, एक चीज जो पढ़ते पढ़ते ही मैंने जब जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि शायद हमने लॉगरिथमिक्स का टॉपिक जो है ना वो मिस कर दिया। वो जब मैंने लफ्ज बोला ना तो मुझे याद आ गया कि लॉगरिथमिक्स का भी टॉपिक आपके कोर्स में है और वो हम मिस कर गए। तो वो इंशाल्लाह ये लीनियर प्रोग्राम, चूंकि इसका कम से कम लॉगरिथमिक से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना, तो ये इफेक्ट नहीं हुआ, स्मूथली हमने पढ़ लिया। लेकिन लॉग का चैप्टर बहुत ज्यादा नहीं है, बजाय देखिए मैंने कोई चीज नहीं छोड़नी जो आपके टॉपिक में है। हाँ, वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूं कि ये ज्यादा वेटेज में है, ये कम वेटेज में है, इस पर मैंने ज्यादा एम्फिसाइज करना है, इस पे कम करना है, लेकिन स्किप नहीं मैंने कोई टॉपिक जो है ना आपके लिए करना। तो जैसे ही ये खत्म होगा तो देन लॉगरिथमिक्स का, और मंडे को, नॉट ऑन संडे, मंडे को टाइम बता दूंगा, आपका मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा। कहां तक? इक्वेशंस तक। जो इक्वेशंस तक हमने कंप्लीट किया है, वो मैं इक्वेशन का भी आपको वो स्लाइड्स भेज दूंगा इसी तरह से ना, पीडीएफ की फॉर्म में।
तो जो यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग से पहले जहां तक हमने वो इक्वेशन और पैरेलल और परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस वगैरह के जो टॉपिक किया था हमने इक्वेशंस वाला, इस इनइक्वालिटी से पहले तो मंडे को आपका मैथ का टेस्ट होगा, वो मैं आपको टाइम वगैरह जो है वो बता दूंगा। ठीक है जी, अब आप स्टैटिस्टिक्स की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ी देर रिकॉर्डिंग के लिए लेगा, कोई महल 5 मिनट लगेंगे, तो फिर हम उसकी क्लास स्टार्ट करेंगे।